नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापा पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 5 के हैं, हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के शासक हैं समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट चट्टान एक गहरे रंग की आग्नेय शैल चट्टान है। ये चट्टानें ज्वालामुखी के फटने के दौरान बनती हैं, जब लावा पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत पास तेजी से ठंडा होता है। आग्नेय चट्टानें, ये चट्टानें लावा के विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टान खनिजों, जिसे मैग्मा भी कहा जाता है, के जमने के बाद बनती हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। अगला प्रश्न है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर है, दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण कब और क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की सापेक्षित स्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे सूर्य ग्रहण की घटना का होना कहा जाता है। अन्य शब्दों में, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा की अवस्थिति के परिणाम स्वरूप चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा सूर्य प्रकाश पृथ्वी को पूर्णतः नहीं मिल पाता है। सूर्य ग्रहण की परिघटना सदैव अमावस्या की तिथि को ही घटित होती है। ध्यातव्य है कि सूर्य ग्रहण की घटना प्रत्येक अमावस्या तिथि पर नहीं होती है, अपितु यह विशेष अमावस्या तिथि पर होती है। विशेष अमावस्या तिथि से तात्पर्य अमावस्या की वैसी तिथि से है जब पृथ्वी चंद्रमा के कक्षीय तल में हो। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने पर मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में, किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम यदि लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, किंतु जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर है, भड़ोच तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, वर्षा, भूतल प्रवाह, झीलें, प्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, जलप्रपात क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो पहाड़ों की चट्टाने से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूमिगत जल, जिसे अंग्रेजी में ग्राउंड वाटर या भूगर्भिक जल, धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, छत्रक शिला क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालू का स्तूप का निर्माण कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। इनका आकार गोल, चंद्राकार और नववृत्ताकार होता है। नवचंद्राकार या चापाकार बालू का स्तूप को बरखान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु पंचमहाभूतों में एक है।
पंच महाभूतों में एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैस जैसे जारक, प्रांगार, द्विजारे, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो उसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षेत्रीय कुल में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? तो इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा? तो इसका उत्तर है, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, सेलुकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका उत्तर है, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 सदस्य। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है, नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, भूमिकर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इन्हें अग्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या थे? तो शासन की सुविधा के लिए केंद्र शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहते थे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? तो अमित्र नाम से, यानी शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो अशोक का धम्म वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर है, अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना होना। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? तो जन्म मरण का हिसाब रखना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगला प्रश्न, गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। अगला प्रश्न, महाकवि हरिसेन कौन था? तो महाकवि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्र महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो इस उत्तर है आर्यभट्ट और वराहमिहिर। अगला प्रश्न, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो कालिदास और विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्ष में से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमिकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो सल्लिक कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? तो कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, चीन यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहयान का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम कुंग था। अगला प्रश्न है, फाहयान का क्या अर्थ है? तो फाहयान का अर्थ है धर्मगुरु या धर्म रक्षक। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। हूण आक्रमणकारी कौन थे? तो हूण लोग मध्य एशिया के खाना बदोश जंगलियों के समूह थे। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति कहा जाता था। अगला प्रश्न, हर्ष के समय के किन्हीं 2 विद्वानों के नाम बताइए। बाणभट्ट और दिवाकर। अगला प्रश्न, प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का लेख है? तो है राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का लेख है। अगला प्रश्न है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो खजुराहो था।
अगला प्रश्न है परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? वो था सियक अथवा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न है गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र, जो कि 1114 से 1115 ईस्वी में तक था इनका काल। अगला प्रश्न है जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चंदावार के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है अवंती सुंदरी कौन थी? तो अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। अगला है चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इस वंश का प्रथम शासक पोक्कल प्रथम था। अगला प्रश्न है चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी अहिनलवाड़ा में थी। अगला प्रश्न है प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न है चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, 1179 से 1193 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था? तो धर्मपाल, 770 से 810 ईस्वी। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। अगला प्रश्न है राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो था कृषि। अगला प्रश्न राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म। अगला प्रश्न है राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी? नामोल्लिखित करें। अगला प्रश्न है इसका उत्तर है नागर, द्रविड़ और वेसर। अगला प्रश्न चाणक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? तो इसकी 3 शाखा थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेगी के चालुक्य। अगला प्रश्न कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति हैं? तो कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा तथा रत्नमालिका जिनसेन द्वारा लिखित कृति है। अगला प्रश्न है ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनाया था? तो ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्य ने बनाया था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश के ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूल वंश के प्रथम प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि। अगला प्रश्न है चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग आदि। पल्लव वंशकालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो महेंद्र वर्मन के। अगला प्रश्न है वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न है वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने। अगला प्रश्न है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। अगला है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यामिनी वंश से जाना जाता है। अगला प्रश्न इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो 5, कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। अगला प्रश्न है भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किस के समय से मानी जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला है लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। अगला है 2.5 दिन को झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है चालीसा क्या है? तो 40 तुर्की सरदारों का गुट है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम, जो कि 1237 से 1247 ईस्वी तक थी। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत के में खिलजी वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी था। अगला है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? तो 1333 ईस्वी में आया था। अगला है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी। अगला है गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो सिकंदर लोदी का है। अगला है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो धर्म प्रधान राज्य। नुहे सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो कलहण है। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो 4 लिए जाते थे, जो कि हैं खक्स, जाजिया और सकात एवं खराज।
अगला है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया। अगला प्रश्न है मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंगेज़ खान ने की थी। अगला प्रश्न है चंगेज़ खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभाग को किया। अगला प्रश्न है तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्स ऑक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 1398 में किया था। अगला है सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों चला? तो 320 वर्ष तक चला। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो साम्राज्य की विशालता थे। अगला प्रश्न है सूफी क्या है? तो उसका उत्तर है अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। सूफी संप्रदाय क्या है? इसमें मुस्लिम रहस्यमयी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। अगला प्रश्न है सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है? तो मुस्लिम संप्रदाय का। अगला प्रश्न है सूफी संतों का जीवन कैसा था? तो सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहाँ वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति की धारणा का अर्थ है एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। अगला प्रश्न है भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानुज और निम्बार्क। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो 14। तो अगला प्रश्न बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हुआ हेतु आया? तो एथनेसियम निकितिन यह आया था। बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो 5 राज्यों का हुआ जो कि बीदर, बरार, बीजापुर, अहमनगर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो थी गुलबर्गा। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। अगला प्रश्न है राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 6 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए, जो कि है धन्वंतरी, अमर सिंह, शकु, वेताल, भट्ट और कालिदास। अगला प्रश्न है विशाखदत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए, जो कि है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम। अगला प्रश्न है चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। अगला प्रश्न है चंद्र वर्ष क्या है? तो कुछ 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है चंद्र दिवस किसे कहते हैं? तो 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है चंद्र दिवस कहलाता है। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसे एक छाया बनती है, जिसे ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी एक सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है डायमंड रिंग क्या है? तो इसका उत्तर है पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, तो इसे डायमंड रिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाइए। तो इसका उत्तर है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो यह स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है, और यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगला प्रश्न है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है वायुमंडल क्या है? तो इसका उत्तर है समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुए भाग वायुमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल मंडलों के नाम लिखिए। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल।
जैवमंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैवमंडल कहलाता है। अगला है 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। भूपर्पटी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है मेंटिल क्या है? भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मेंटिल कहलाती है। अगला प्रश्न है कोर क्या है? तो इसके भागों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है सेल क्या है? तो इसका उत्तर है वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट हो की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सेल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है चट्टानों के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अगला प्रश्न है रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर है 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानें वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। अगला प्रश्न है अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ। तो इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर तथा खड़िया। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी, मैंटिल तथा कोर से होती है। अगला प्रश्न है मैग्मा क्या है? तो धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है लावा किसे कहते हैं? तो धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा क्या चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्रेटर किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो भूकंप जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो इसका यंत्र है नापने का सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप मापी यंत्र है। मापन की इकाई क्या है? रिक्टर इसकी। अगला है अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो कारखानों से निकलने वाला या उपयोग करने के पश्चात जो चीज़ें शेष बचती है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुसुप्त यानी शांत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्टाम्बोली को कहा जाता है, स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न है काल्डेरा क्या है? तो इसका उत्तर है स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कुड़ाहा। विस्तृत क्रेटर का आकार ही काल्डेरा है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी की कितनी मेघशालाएं हैं? तो वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मेघशालाएं हैं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला मेखला और यूरेशियाई मध्य महाद्वीप मेखला और अटलांटिक महासागरीय मेखला। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगें जिसे पी कहते हैं, द्वितीय तरंगें जिसे एस कहते हैं और धरातलीय तरंगें जिसे एल कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक तरंगों को ही अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफ क्या है? तो भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी पांक क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोटक के उपरांत वर्षा हो जाने से निर्मित धूल कण। अगला है वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वैश्विक भूकंप क्षेत्र को निम्नलिखित पेटियों में बांटा जा सकता है, प्रशांत महासागर तटीय पेटी और मध्यवर्ती पेटी और भूकंप शून्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है अनाच्छादन के अंतर्गत किन 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? तो अनाच्छादन के अंतर्गत 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, अपक्षय जिसे वेदरिंग और अपर्दन जिसे इरोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। और हिमानी किसे कहते हैं? तो हिमानी बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में पेज नंबर 34 से स्टार्ट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करें।
आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव देना हो आप वो भी दे सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।